होमवर्क में भाई क्वेश्चन नंबर 3 दिया था। भाई आपको वालिदैन ने बताया होगा जब सर बोल रहे हो तो नहीं बोलना क्लास में, चुप कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, तो वॉल्यूम लो रखने होंगे। एन एसेट विद अ कैश वैल्यू ऑफ 2 लाख इज लीज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। द एसेट इज डेप्रिशिएटेड। बस हिम्मत करके किसी तरह रोजाना आया करें। ये F2 में कभी आना कभी ना आना ना, ये बहुत बंदे को ना दीवाना सा कर देता है। द एसेट इज डेप्रिशिएटेड ओवर 4 years टू एन ओरिजिनल वैल्यू। एनुअल किस्तें एक क्लास दूसरी क्लास पे फिर डिपेंडेंट होती है। इन एरियर्स द डिस्काउंट रेट इज 16% पर एनम। द लीज कमेंस्ड ऑन यकम मार्च 5। तो भाई यकम मार्च 5 को अगर लीज शुरू हो रही है तो हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 5। तो 10/12 किया था घर में, 9/12। कितने लोगों ने 9/12 किया था गलती से? ओके, 10/12 करना था। अच्छा यार, मुझे सच्ची बताइएगा, कितने लोगों को जनरल एंट्रीज करके सुकून नहीं आया? उन्होंने एक साल का P&L बैलेंस शीट बनाया। एक्सेलेंट 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 एक्सेलेंट। सच टाइप ऑफ पीपल आर वांटेड। Others may sit in this class as well. चलें भाईजान, इसकी जनरल एंट्री साइड पे रखें। पहले मैं आपको 2 सालों का P&L बना के देता हूं। 2 सालों का P&L, कल वाले सवाल जो होमवर्क में दिया हुआ था उसका। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अच्छे बच्चे, सॉरी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप जो है वो बैलेंस शीट और P&L बना दें, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जी आपसे P&L की। P&L मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। 31 दिसंबर 2005 का कर लें और 31 दिसंबर 2006 का कर लें। डेप्रिसिएशन आपकी तरफ से और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन मेरी तरफ से। 31 दिसंबर 5। अब जरा सोचना है, लाइन लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। लाइन लाइन तब लगती है जिस वक्त बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करनी हो और मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना हो। अच्छा, 31/12/5 का मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। अब बजाय कि मैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में जाऊं और जाके अपना सर मारूं, तो उससे पहले ही जरा सर को सेट करके जाऊं ताकि मारना ना पड़े। तो 31/12/5 का इंटरेस्ट अगर 31/12/5 को पे ना हुआ तो फिर 31/12/5 का इंटरेस्ट अगले साल पे होगा। ये पहली बात हो गई। 31/12/5 का इंटरेस्ट इस साल पे नहीं हुआ, इसलिए पे होगा 28 फरवरी 6 को। 28 फरवरी 6 को 28 फरवरी 6 का इंटरेस्ट जो मुझे नजर आ रहा है, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2005 और जनवरी, फरवरी 6 का है। अगर मैं 31/12/5 की रात को खड़ा हूं तो लाइबल पास्ट के लिए करेंगे, फ्यूचर के लिए लाइबल फील नहीं करेंगे। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के इंटरेस्ट के लिए अपने आप को लाइबल फील करूंगा। और मैं अभी बैलेंस शीट की तरफ नहीं जा रहा, सॉरी, मैं लाइबिलिटी की तरफ निकल गया। जितना खर्चा बुक करना है, तो 31 दिसंबर 5 का खर्चा कब नजर आएगा? अगर 31/12/5 की तारीख को किराया पे हो जाता फिर तो बड़ा आसान सवाल होता। अब 31 दिसंबर 5 का किराया 31 दिसंबर 5 को पे नहीं हो रहा, बल्कि वो पे हो रहा है 28 फरवरी को। तो इसका मतलब है जो खर्चे में जाएगा वो 32,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 10। भाई फरमा रहे हैं 2,667। ओके, अब मुझे 31/12/6 का इंटरेस्ट चाहिए। अब बजाय कि मैं कुछ सोचूं इस बारे में, जाके शेड्यूल देख के मैं उससे पहले ही सोच लेता हूं कुछ। 31/12/6 के पहले 2 महीने का इंटरेस्ट 28 फरवरी 6 वाले इंटरेस्ट में पड़ा होगा। ये पे भी हो गया होगा, लेकिन अभी तो मैं खर्चे की बात कर रहा हूं, मैं तो पेबल्स की बात नहीं कर रहा। तो 2006 अगर मेरा ईयर एंड है तो पहले 2 महीने का इंटरेस्ट किस इंटरेस्ट के साथ डल के पे हो जाएगा? जनवरी और फरवरी 2006 वाली जो पेमेंट हो रही है वो 32,000 की हो रही है। तो इसका मतलब है 32,000 इंटू 2/12, ये हो गया पहले 2 महीने का। और 31/12/6 के मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का इंटरेस्ट 2007 के 28 फरवरी को पे होगा। तो 31 दिसंबर को उसमें से कितना बुक करना है? 25684 इंटू 10/12 जी 26
ठीक है जी, ओके। सो दैट इज अबाउट पी एंड एल में क्या आना है, इंटरेस्ट। ये नोट कर लें, फिर मैं बैलेंस शीट की तरफ मूव करता हूं। पहली रो में आज भाई बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मूड में हैं, मजे में हैं। हम बैलेंस शीट बनाने लगे हैं भाई। डेप्रिसिएशन भी जाएगी, पहले साल 10 महीने की जाएगी और अगले साल पूरे 12 महीने की। ओके अच्छा जी, बैलेंस शीट अगर मैं बनाऊं 31/12/6 की और 31/12/5 की, तो इसमें राइट ऑफ यूज जाएगा। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज में लीज लाइबिलिटी जाएगी, करंट लाइबिलिटीज में करंट पोर्शन जाएगा और इंटरेस्ट पेएबल जाएगा। ये चीजें बैलेंस शीट में जाएंगी। अब मोहतरम, सवाल मेरा आपसे ये है कि लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले आप निकलवा दें इंटरेस्ट पेएबल, लाइन बाद में लगेगी। अच्छा, 31/12/5 के साल का इंटरेस्ट अगर 31/12/5 को पे ना हुआ तो फिर अगले साल पे होगा। दिसंबर में बिजली का बिल पे ना हुआ तो अगले साल जनवरी में होगा। 31/5 का इंटरेस्ट अगर 31/5 को पे ना हुआ, जो कि हो भी नहीं रहा क्योंकि हमारा सवाल में ईयर एंड के ऊपर किस्त पे नहीं कर रहे। 31/12/5 का इंटरेस्ट अगर 31/12/5 को पे ना हुआ तो 1-2 महीने बाद तकरीबन 28 फरवरी को पे हो जाएगा। इसका मतलब है दिसंबर तक का इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, बल्कि वो अगले साल फरवरी में पे हुआ। तो अगले साल फरवरी वाली फिगर उठाई हमने और फिगर को उठा के 12 महीने से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, ये पेएबल आ गया। कितना? 2,667। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, 31 दिसंबर 6 का इंटरेस्ट खर्चा नहीं चाहिए मुझे। खर्चा तो आपको पता है फिर जनवरी फरवरी का अलग चाहिए होगा और मार्च से दिसंबर का अलग चाहिए होगा। अभी मुझे खर्चा नहीं चाहिए, इसका खर्चा मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं P&L में। मुझे बैलेंस शीट में खर्चा चाहिए या पेएबल चाहिए। 31 दिसंबर 6 का इंटरेस्ट अगर 31 दिसंबर 6 को पे ना हुआ तो फिर अगले साल 28 फरवरी 7 को पे होगा। तो वो जो 28 फरवरी 7 को पेमेंट होगी उसमें अगले साल के 2 महीने का पे हो रहा होगा और हमारे साल के 10 महीने का पेएबल भी पे हो रहा होगा। इसका मतलब है 31 दिसंबर 6 को हमारे साल 10 महीने का पेएबल बुक होना चाहिए। तो वो जो 10 महीने का पेएबल है वो कैसे निकलेगा? वो 28 फरवरी 7 वाली फिगर को पकड़ के निकलेगा। 25684 इंटू 10/12 21403। ओके, अब जी मुझे ये बता दें कि बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। तो 31 दिसंबर 5 की पेमेंट के नीचे अगर मैं लाइन लगाऊं तो 31 दिसंबर 5 में कोई पेमेंट ही नहीं है। 31 दिसंबर 5 के साल के लिए क्या करंट होगा? 39475 वालों से खुदा पूछे ये किधर से आए हैं? ओ भाई, चीख चीख के पुकार पुकार के थक गए, अब तो दीवारें भी बोलने लग गई, अब तो फॉल सीलिंग भी उतर गई ये सुन सुन के कि 31 दिसंबर 5 के लिए करंट पोर्शन 31 दिसंबर 6 की पेमेंट्स हैं। तो 31 दिसंबर 5 के लिए 6 के साल की पेमेंट्स करंट पोर्शन है, तो 6 के साल में एक ही पेमेंट है, वो करंट में चली जाएगी और बाकी सारा, या फिर इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। क्लियर? तो 31 दिसंबर 5 के लिए करंट क्या होगा? 31 दिसंबर 6 के साल में की गई पेमेंट, चाहे वो 1 जनवरी 6 को हो, चाहे वो 31 दिसंबर 6 को हो, चाहे वो 28 फरवरी 6 को हो। जी करंट बोलें, 1 कहां से आ गया? 39 और नॉन करंट और राइट ऑफ यूज आप लोग खुद ही निकाल लीजिएगा। ओके, इसके बाद 31/12/6 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 6 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, बाकी पेएबल होंगे। 6 के साल के 6 के लिए कौन सा साल करंट है? 7। दिल की आवाज निकली है। 6 के लिए कौन सा साल करंट है? 7। और कौन सा नॉन करंट है? 8 और 9। ये या ये
ये या ये माय डियर एक ही बात होती है। साथ वाले को कहें ये या ये माय डियर एक ही बात होती है। डियर ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर बियर और सॉरी। अच्छा जी, करंट पोर्शन बोलें। साथ वाले भालू को करंट पोर्शन बताएं और नॉन करंट। लेट मी सल्यूट दिस पीपल हु केम लेट। आई हेयर बाय सल्यूट यू। आपकी अजमत को सलाम। आई हेयर बाय सल्यूट यू। अच्छा जी, जी मोहतरम, आप क्या पसंद करेंगे? आप क्या पसंद करेंगे? आप क्या पसंद करेंगे? खाना खा लिया, स्वीडिश खा लिया, आप क्या पसंद करेंगे? मैच्योरिटी एनालिसिस। मैच्योरिटी एनालिसिस। अगर मैं आपसे कहूं कि 31 दिसंबर 5 का मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना है, तो 31 दिसंबर 5 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, तो 31 दिसंबर 5 की पेमेंट कोई है ही नहीं। 6 हो जाएगा लेस देन 1 ईयर, 7 हो जाएगा 1 to 2, और ये 2 to 3 हो जाएगा, और ये 3 to 4 हो जाएगा। डन डन डन। ओके, वो कहां नोट किया था कल, किस सवाल के साथ, वो जो कल बातें चल रही थी? पास पेपर के सवाल कहां नोट किया था? ऑनरशिप विल ट्रांसफर, विल नॉट ट्रांसफर। ये क्या आवाज आहिस्ता करें, मैं कितनी दफा कहा, लास्ट टाइम मैं कह रहा हूं। अच्छा भाईजान इधर देखें, अगर ओनरशिप ट्रांसफर, अच्छा कल वाली बातों में दोबारा आ जाए। अगर लीज टर्म के एंड पे लेसर लेसी को कहेगा कि ये एसेट तुम्हारा, तो परचेज ऑप्शन की प्राइस उसको पे करनी पड़ेगी। और अगर लेसर लेसी को कहेगा कि भाईजान ये एसेट तुम्हारा नहीं है, तुमने मुझे क्या करना है, वापस करना है, तो जीआरवी कौन सी आएगी? एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी, जिसकी लेसी को उम्मीद लगी है कि वो पे करेगा। क्लियर? नो आई डोंट थिंक, रहने दो। अच्छा, अब भाईजान अगला सवाल आज का, और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज लीज टर्मिनेशन। क्या है जी? लीज टर्मिनेशन। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि ये सवाल बात आपसे हुई है, कुछ जो नोट करना वो मैं फिर आपको खुद बताऊंगा। मच्छियां आ गई। ऑल्ट F4, ऑल्ट टैब, ऑल्ट F4, ऑल्ट टैब। अच्छा जी, लीज टर्मिनेशन लेक्चर 20 है। लेसर ने लेसी को कहा, भाईजान लीज टर्म जो है वो 6 साल है। लीज टर्म कितने साल है? 6 साल है। इसमें 4 साल नॉन कैंसलेबल है। 4 साल क्या है? नॉन कैंसलेबल। चौथे साल के एंड पे आपको एक ऑप्शन होगी आपके पास कि अगर आप चाहो तो लीज टर्मिनेट करा दो। चौथे साल के एंड पे आपके पास ऑप्शन होगी, चाहो तो लीज टर्मिनेट करा लो। लीज टर्म मुद्दत, कितनी मुद्दत लिखी है एग्रीमेंट में? 6 साल। एग्रीमेंट में एक और लाइन थी, लीज टर्म में 6 इयर्स के बाद एक और लाइन थी, लीज कैन बी टर्मिनेटेड आफ्टर 4 इयर्स, मींस 4 इयर्स आर नॉन कैंसलेबल। इन 4 इयर्स यू कैन नॉट टर्मिनेट द लीज। आप मुझे एसेट वापस करने हैं तो मैंने एसेट समेत आपको वापस भेज दें, तो आप एसेट वापस लेके नहीं आ सकते। अब भाईजान क्या होगा? लेसी यहां पे खड़ा होगा, और लेसी यहां पे खड़े होकर लेसी सोचेगा, बालों के साथ बैठ के सोचेगा लेसी कि मैं लीज को टर्मिनेट कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, मैं लीज को टर्मिनेट कराऊंगा या नहीं कराऊंगा। बानो ने एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। सरताज खुश हो गया, जज्बाती हो गया, सरताज के बाल खड़े हो गए इतनी रिस्पेक्ट मिलने पे। सरताज एक चीज बताओ, तू बाल सेट कर रहा है अपने। सरताज एक चीज बताओ कि लीज टर्मिनेट करने पे कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? लीज टर्मिनेट करने पे कितनी? क्योंकि जब लीज टर्मिनेट करवाई जाती है तो लेसर ऐसे ही आपसे जो है वो नहीं छुड़ता जान, आपसे क्या मांगेगा? जुर्माना भी डलवा देता है। अक्सर एग्रीमेंट्स में डलवा दिया जाता है, अक्सर एग्रीमेंट्स में नहीं डलवाया जाता। ये तो लेसर लेसी की आपस की मर्जी की बात है, जो मर्जी आपस में तय करें। लेकिन इज इट पॉसिबल कि लेसर लेसी को ये कह दे कि 4 साल बाद तो टर्मिनेट करा सकते हैं, लेकिन करवाएगा तो 20-30 हजार मुझे दे के जाई, वरना मैंने तेरी जान नहीं छोड़नी। इज इट पॉसिबल कि लीज टर्मिनेशन की कोई पेनल्टी हो? आप मुझे बता दें, लेसी पहले दिन खड़े होके क्या सोचेगा? 2 ऑप्शन है। नंबर 1, या तो मैं लीज चलाऊं, अगर चलाऊं तो कितने किराए दूंगा?
1 2 3 4 5 6, तो 6 साल तक लाख लाख रुपया मुझे देना पड़ेगा अगर लीज चलाऊंगा। अगर लीज नहीं चलाऊंगा और मैं टर्मिनेट करना पसंद करूंगा तो किराए कितने दूंगा? रेंटल 1 2 3 4 किराए कितने? 1 2 3 4 किराए दूंगा लाख लाख रुपए के। और उस वक्त लेसर मुझे कहेगा कि भाईजान आप पेनल्टी दो। पेनल्टी आज पहले दिन खड़े होकर एग्रीमेंट में लिखवा ली जाएगी, मिसाल के तौर पे 20,000 रुपया, तो लेसी को 20,000 पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। दैट इज लीज टर्मिनेशन पेनल्टी। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, अगर लेसर ये सोचे कि मैंने लीज टर्मिनेट नहीं करवानी, अगर लेसी ये सोचे कि मैंने लीज टर्मिनेट नहीं करवानी, तो आप पेपर में क्या करेंगे? आप पेपर में करेंगे लाख रुपया लाख रुपया लाख रुपया लाख रुपया लाख रुपया लाख रुपया, और इनको डिस्काउंट करके पीछे ले आएंगे। और ये एलपी है 6 लाख रुपया, इसको डिस्काउंट करके 4-5 लाख जो भी आ जाएगी पीवी ऑफ एलपी निकाल लेंगे। लेकिन अगर लेसी कहे ना 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 माय डियर, मैं तो लीज को क्या करवाऊंगा? टर्मिनेट करवाऊंगा। ये सब लेसी कहां खड़े होकर सोचेगा? लीज के स्टार्ट के ऊपर। सारी बातें मैंने आपको बताया था हमारे सिलेबस में ऐसी है कि लीज के स्टार्ट पे आपने सोच लेनी है। अगर लेसी लीज के स्टार्ट पे खड़े होकर सोचे कि मैंने लीज टर्मिनेट करानी है, यहां कितना पे करेगा? 1 लाख, यहां कितना? 1 लाख, यहां कितना? 1 लाख, यहां कितना? 1 लाख, यहां कितना? 0 और 0, और एक और अमाउंट पे करेगा, दैट इज पेनल्टी। अब डिस्काउंटिंग कैसे होगी? इन 1 लाख को 4 दफा बुला लिया जाएगा और 0.2 को 4 दफा बुलाया जाएगा एनओटी का फॉर्मूला लगा के, या 1 दफा बुलाया जाएगा? 1 दफा बुलाया जाएगा। कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, आज वाले नोट्स निकाल लें। अक्सर आप हमारी क्लास में सवाल वो हुआ करेंगे जो किताब में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि किताब में जो सवाल अवेलेबल है मैं उन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रहा। हम कॉन्सेप्ट ब्रॉडनिंग के लिए जो मर्जी अपनी तरफ से सवाल बना के करें, तो किताब के सवाल जरूरी नहीं अब सारे हुए जाए। थोड़ा सा ऑनलाइन वालों को जरा टफ टाइम मिला करेगा इन चीजों में, लेकिन मेरी ये सजेशन है कि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लीज टाइप, IS 38, इनके सवाल अगर आप नोट भी करें तो ये सवाल घड़ी सामने रख के 3 से 4 मिनट में नोट हो सकता है। तो अगर ऑनलाइन वाले सवाल का प्रिंट नहीं निकलवा सकते तो इसको जो है वो नोट कर लें 2 से 3 मिनट वीडियो पॉज करके, 2 से 3 मिनट में ये पूरा नोट हो सकता है। अच्छा जी, सवाल पढ़ना शुरू करें। क्वेश्चन 1, नॉट इन बुक। अच्छा, एक हमने क्या कर लिया आज? यस्टरडे का क्वेश्चन होमवर्क डिस्कस हो गया। अब ये क्वेश्चन 1 करने लगे हम, एज गिवन बिलो। किसी को सफा ना मिला हो हाथ खड़ा कर दें। अच्छा भाई, दूसरी क्लास से कोई सफा ला दें। सवाल पढ़े जल्दी फारिग करें सवाल पढ़ के, और जो बच्चे में दे दें जल्दी सवाल पढ़ें और एलपी निकालें, पीवी ऑफ एलपी निकालें। अबू बकर मैसेज कर दो उनको, सफे ला दें। और किसको चाहिए? चलो अभी आ जाता है। ऑल लिमिटेड एंटर इनटू एन अरेंजमेंट ऑन 1 जनवरी 2020। ऑन का ओ छोटा होना चाहिए था। अच्छा, ऑल लिमिटेड एंटर इनटू एन अरेंजमेंट ऑन 1 जनवरी 2020। OL लीज्ड अ मशीन फ्रॉम स्पीड बैंक लिमिटेड। डिटेल्स आर एज फॉलोज। कितने साल की लीज है जी? 5 साल की। एग्रीमेंट में कितने साल की लिखी हुई है? 5 साल की। हाउएवर द लीज कंटेन्स एन ऑप्शन फॉर OL टू टर्मिनेट द लीज एट द एंड ऑफ। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो 3 साल बाद लीज को क्या करा लो? कैंसिल करा लो। वैसे लीज कितने साल की है? 20, 21, 22, 23, 24। लेकिन अगर तुम्हारा दिल चाहे तो 20, 21, 22 3 साल इस्तेमाल करो, लीज को क्या करवा दो? कैंसिल करवाओ। लेकिन कैंसिल करवाओगे तो क्या पे करनी पड़ेगी तुम्हें? पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। डाउन पेमेंट एग्रीड इज 2 मिलियन। डाउन पेमेंट भी आज के सवाल में हम डाल लेते हैं, कोई मसला नहीं। डाउन पेमेंट होता है जैसी लीज शुरू हुई 1 जनवरी को थोड़े से पैसे दे दिए, 2 मिलियन। यूजफुल लाइफ इज 7 ईयर। एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है? तो ये 7 ईयर्स उस वक्त मैं देखूंगा जिस वक्त आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो डेप्रिसिएशन की डिस्कशन के लिए 7 ईयर्स देख लेंगे। फिलहाल इस 7 ईयर्स को लिफ्ट ना कराएं। फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 12 मिलियन वाज पेड ऑन 31 दिसंबर 2020 एंड सब्सिक्वेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आर आल्सो पेबल ऑन 31 दिसंबर। तो किराया उसमें एरियर में पे हो रहा है, एडवांस में पे हो रहा है। इंटरेस्ट रेट सुपर इन द लीज इज 10%. The fair value of the machine is rupees 45 million. Okay. Past journal entries on 1 जनवरी 2020. 1 जनवरी 2020 को सिर्फ एंट्रीज करनी है, ज्यादा लंबी चौड़ी एंट्रीज में मैं नहीं पढ़ा। Assuming OL is certain to exercise termination option due to anticipated technological changes. वो कह रहा है टेक्नोलॉजी में बड़ी चेंज आ जानी है, तो मैं तो ये सोच रहा हूं, शेर खान सोच रहा था ना उस दिन, तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि यार लीज को टर्मिनेट ही करा लूंगा। इस तरह भी सॉल्व करो सवाल को, और एक और तरह सवाल करो सवाल को। कैसे? OL is reasonably certain not to exercise the termination option. So very easy question. तो LP लिखें, PV of LP लिखें, दोनों सिनेरियोस में खत्म करें जी भाई। इसको ऐसा कर लेते हैं ना, आंसर 1 और पार्ट ए। आंसर 1 पार्ट ए, यहां मैं जनरल एंट्रीज कर दूंगा, यहां मैं वर्किंग कर देता हूं LP की और PV ऑफ LP की। चलिए जनरल एंट्री साइड पे कर देंगे जैसे हम करते थे। पार्ट ए, चलें जी। वर्किंग 1 LP, डाउन पेमेंट प्लस परचेज करने हैं या पेनल्टी पे करनी है? पेनल्टी पे करनी है। लेसी ने लेसर को क्या क्या पे करना है? डाउन पेमेंट, सालाना किराया और पेनल्टी। जी डाउन पेमेंट कितनी? 2।
अच्छा यार ये ना हम सर्टन हैं कि हम टर्मिनेट करेंगे, अगर करेंगे तो फिर 5 किराए देंगे या 3 किराए? 3 किराए देंगे ना फिर, तो फिर इसलिए हम क्या करें, +3 किराए इंटू ₹12, ऐसा ही है। अच्छा पेनल्टी बार बार पे करनी पड़ेगी, ये पेनल्टी एक बार पे करनी पड़ेगी? कितनी पेनल्टी? 4 मिलियन। क्लियर? जी बिल्कुल। 3 इंटू ₹12 प्लस ₹4 ₹2, ये 3 साल है, इसके लिए इसके साथ मैंने रुपीज नहीं लिखा, रुपीज ऐसे ही लिख रहा हूँ, रुपीज इन मिलियन है वैसे जी। 42 मिलियन। डन? अच्छा जी ओके यार मैं करता हूं। अब जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। हाँ जी अब भी आवाज कम हो रही है, आ रही है अब? ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स बोले जी। डाउन पेमेंट को डिस्काउंट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स किससे निकालेंगे? ऑन यकम जनवरी 2020। 2 को डिस्काउंट नहीं करेंगे। 12 कितने साल तक आ रहे हैं? एडवांस में, एरियर में? एरियर में। ऑनलाइन वाले अगर सवाल नहीं नोट किया हुआ तो जाके घर में भाई का या अब्बू का मोबाइल ढूंढें, जहां पड़ा हुआ है उस पर ये तस्वीर खींचें सवाल की और साथ साथ सवाल को देखते रहें। 12 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1, क्योंकि 3 किस्तें हैं ना। अच्छा अब पेनल्टी कितने साल बाद पे करनी है? जब टर्मिनेट करवाने जाएंगे लीज को, तो लीज को टर्मिनेट कब करवाना है? 3 साल बाद। तो 3 साल का गैप होगा, 1 2 3। तो रेज़ टू पावर -3 अब इस वजह से करेंगे कि 3 दफा पेनल्टी है, या 3 साल बाद? 3 साल बाद प्लस इंटू रेज़ टू पावर -3। अच्छा ये आगे जो भी होगा ईद के दिनों में भाईजान, सिलेबस ऐसा है कि हमें चीजें अभी से कवर अप करनी है। तो सैटरडे को हम 2 क्लासेस करेंगे और दूसरी क्लास अब आपसे फिर मैं तय कर लूंगा 2:30 बजे रखनी है, 3 बजे 3:30 बजे जो भी टाइम होगा। तो सैटरडे को हमारी 2 क्लासेस होंगी। अच्छा प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही थी जी? प्रेजेंट वैल्यू 30 कैन आई कट और यू विल कट? 35। क्लियर? 35 पॉइंट कितनी आ रही थी? 34.8। 34.8 आ रही थी, ठीक है, राउंड करके 35, नो प्रॉब्लम। डन जी ओके। यार वैसे अब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे पहले साल की एंट्रीज मांगी है, तो पहले दिन की एंट्रीज मांगी है बल्कि। लेकिन अगर आपने फिर भी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है तो वो टाइम आप जाया कर लें। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। असल में मैं ज्यादा कोई टाइम नहीं लगवाना चाहता था इस सवाल पे, लेकिन मुझे लग रहा है फिर लग जाएगा। यकम जनवरी 20। यार 1 मिनट ये देख लें, ले भाई ये पहली दफा हमने इस तरह देखा है क्या कि ये देखें ना, अगर मैं लीज टर्मिनेट करवाता हूं, अभी उधर ही रखो कैमरा, ये नोट कर लें जी बिल्कुल। अगर मैं लीज टर्मिनेट करवाता हूं तो कितने साल बाद करवा रहा हूं? 3 साल बाद। यहां कितना देना है? यहां 12 और यहां एक और चीज भी देनी है, कितनी? 4 की देनी है। क्लियर? तो अब बता दें, जब मैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाऊंगा तो ये पेमेंट किस दिन डालूंगा? यकम जनवरी 20, 31/12, 31/12, 21 12 22 को 12 जमा 4 करके शो करूंगा ना, ऐसे पागलों की तरह 2 दफा तो नहीं 12 शो कर रहा हूं, 4 शो कर रहा हूं। एम आई बीइंग बाइटन बाय डीओ जी, तो इसलिए 12 जमा 4 16। ठीक है, तो उसके बाद बना लेंगे ना आप, तो शेड्यूल बनाना जरूरी नहीं था, लेकिन ये आपको मुझे दिखाना चाहिए था जरूर, ये आप लोग इससे जरा कंफर्टेबल हो जाएंगे। बाकी 0 लाने का जो आपको नशा है वो खुद घर जाके पूरा कर लीजिएगा। अच्छा 35 इंटरेस्ट एक्सेलेंट 0। क्यों? क्योंकि जैसे ही लीज शुरू हुई वैसे ही ये पैसे मांग लिए, तो इसलिए प्रिंसिपल। अच्छा अभी तरह पॉइंट्स में ले गए हो, मर्जी आपकी। 3 में 3 रहने दो, कर लें कुर लें कोई नहीं होता, ये हो भी सकता है ऐसा, यानी कर लें का मतलब होता है कि हाँ कर लें, नहीं हो सकता है ऐसा। 33 - 9 24, बस आगे जाने दें।
आगे जाने दें, कोई जरूरत नहीं। चलें जी, एंट्रीज करवाएं मुझे। कोई इशू यहां तक, कोई सवाल, कोई मसला नहीं ना, आसान चीज चल रही है। अच्छा, जनरल एंट्रीज करवा दें पार्ट ए की। 1 जनवरी 20 ROU डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट कितना 35। अच्छा, 1 जनवरी 20 की और एंट्री लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, देखें ना, देखें कैश क्रेडिट लीज लाइबिलिटी डेबिट कितने से दो। अच्छा, 31/12/20 की उसने एंट्रीज मांगी नहीं है, लेकिन मैं भी कर रहा हूं 31/12/20 की एंट्रीज। 31/12/20 लीज लाइबिलिटी, नहीं इंटरेस्ट बुक करने की अलग से कोई एंट्री नहीं होगी यार, ये तो वो सवाल आपको पिछले वाले चढ़े हुए हैं दिमाग पे। इंटरेस्ट पेबल वगैरह की एंट्री नहीं है, ये तो साथ साथ इंटरेस्ट पे हो रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश जी 9, 3 और 12 जी भाई। डेप्रिसिएशन अच्छा भाई, ये ना आप थोड़ी सी डिस्कशन जरा तसल्ली से सुन लें। एक हमने डिस्कशन की थी डेप्रिसिएशन की 4-5 केसेस बना के, उसका कंक्लूजन किसी को याद हो? सादा सा कंक्लूजन था, अगर एसेट आपको मिल जाना है कि आप हमेशा इस्तेमाल करें तो आप यूजफुल लाइफ पे करेंगे, वरना आप शॉर्टर पे करेंगे। अच्छा, मुझे बता दें कहीं सवाल में लिखा हुआ है कि एसेट हमें मिल जाना है या 3 साल बाद हमने टर्मिनेट करा लेनी है लीज? तो एसेट मिलना, तो ओनरशिप विल नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब मैं तसल्ली से बात करने लगा हूं, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर। किसी को याद हो अब डेप्रिसिएशन का रूल क्या था? डेप्रिसिएशन का रूल शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ एंड लीज टर्म। यूजफुल लाइफ 7, लीज टर्म 5 या 3। एक दिन हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लीज टर्म की, शेर खान को कुर्सी पे लाके बिठाया था। उस दिन हमने ये डिसाइड कर लिया था कि जब लीज टर्मिनेट हो तो लीज टर्म 5 साल नहीं लेनी, लीज टर्म कितने साल लेनी है? 3 साल, क्योंकि व्हाट इज द टर्म फॉर विच आई विल पे द रेंट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, लीज टर्म आप पेपर में 3 साल लेंगे ना के, और वैसे तुक भी बन रही है कि 5 साल पे 3 साल पे डेप्रिशिएट करते हैं, 5 साल पे तो डेप्रिशिएट करने की वैसे कोई अकल भी नहीं समझ आ रही ना। तो ये बात जरा याद रखिएगा, शेर खान वाला सवाल जाकर रिवाइज कीजिएगा, उसमें ना लीज टर्म की डेफिनेशन पड़ी। तो लीज टर्म क्या होती है भाईजान? लीज टर्म में अगर रीजनेबली सर्टन है कि टर्मिनेट कराना है, तो फिर टर्मिनेट कराने के बाद वाले अरसे की तो फिक्र ना करो ना। देन व्हाट इज माय लीज टर्म फॉर पेइंग रेंटल्स? 3 years। तो जिनके जहनों में 5 आ रहा था, लीज टर्म 5 लिखी हुई है, लेकिन शेर खान वाले सवाल में हमने सीखा था कि 5 में आखिरी वाले 2 साल फिर आपने नहीं डालने हैं। तो लीज टर्म कितना होगी? शॉर्टर 3, ROU पकड़े 35/3 12। डन जी। पांच मिनट ज्यादा है रिक्वायरमेंट बी के लिए, इसलिए 4 मिनट में रिक्वायरमेंट बी ये सारी सॉल्व कर दें यहां तक। 4 मिनट में रिक्वायरमेंट बी सब कुछ, जनरल एंट्री बी, एलपी बी, पीवी ऑफ एलपी बी, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बी, रिक्वायरमेंट बी कर दें। रिक्वायरमेंट बी बिल्कुल कैमरा उधर ना लेके जाओ, आसान सी रिक्वायरमेंट बी है कि लीज हम टर्मिनेट नहीं करवा रहे। नोट्स लाके दे दिए इन्होंने, बांट भी दिए आपने। नोट्स किसी के पास ना हो, ठीक है ठीक है दानिश, ओके। यार अब ये मसला होता है ना पेपर में, यही चीजें चैलेंज देती हैं। आप कुछ बॉल पॉइंट कैलकुलेटर और इधर उधर के चक्रों में पड़े हुए हैं अभी तक, और कुछ लोगों ने पीवी तक निकाल लिया है। तो कहते हैं ना सेटिंग में टाइम लग रहा है, तो सेट फिर कवर में जाके होता है बंदा। चलें कर दो इसका मुंह किबले की तरफ, अब हो गया सेट। शेर खान जल्दी करो। नहीं आप तो नहीं हो शेर खान, आप जल्दी 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 हाथ खड़ा कर दें जिसने जनरल एंट्रीज कर ली हैं। 1 2 स्टूडेंट्स ने जनरल एंट्रीज कर ली। खुद करें सही है या गलत है, गलती करेंगे तो सीखेंगे।
डियर वाई आर यू लेट? हो गए, सफा ले लें, एक ही बचा है। चलें जी, people are taking time. इधर ले आओ रिक्वायरमेंट बी, ओएल इज सर्टन नॉट टू एक्सरसाइज द टर्मिनेशन ऑप्शन। ओएल कहते हैं मैं टर्मिनेट नहीं करवाऊंगा। हाँ जी भाई, ओएल कहते हैं अगर मैं टर्मिनेट नहीं करवाऊंगा तो इधर देखें, इधर ऊपर देखें जरा एक, अगर ओएल कहते हैं मैं टर्मिनेट नहीं करवाऊंगा तो 4 को उठा के मैं साइड पे रख दूं या डिलीट कर दूं? चलें जी डिलीट कर देते हैं 4 को। कितने साल हैं? 5 साल। अब 12 की किस्त इधर पे करनी है और 12 की किस्त इधर पे करनी है। डन, बस खत्म। अब इसमें क्या सवाल में क्या कमाल था? जमाल भी नहीं था इस सवाल में। तो पेनल्टी पे करनी है या जीरो? 3 किस्तें, 5 किस्तें, 62 क्लियर। अच्छा जी, अगली बात, नहीं 4 नहीं ना, 5 किस्तें हैं 12 की। जी बिल्कुल, रुपीज 47.48। तो 47.48 क्या बनेगा? 47.48 बनेगा 47.5। तो 47.5 को क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खैर है पेपर में नंबर नहीं कटेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 48 हो गया। हाँ जी, 48, 46, सही है। कितनी किस्तें पे होंगी? 5 किस्तें पे होंगी। ये जरूर बना लें ताकि आखिरी साल फिर आप कहीं दोबारा इसमें पेनल्टी डाल ना दें। और जनरल एंट्रीज 48, हाँ अब बताएं लीज टर्म कितनी लें? वो शेर खान वाला सवाल जाके रिवाइज किया, हमने कहा था जब टर्मिनेट नहीं करेगा तो लीज की मुद्दत 3 साल नहीं लेंगे। अब लीज की मुद्दत कितने साल लेंगे? 5 साल। अगेन ओनरशिप तो ट्रांसफर होनी कोई नहीं, तो शॉर्टर के ऊपर अप्रिशिएट करेंगे। यार जब भी सवाल साइलेंट हो ना तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी होती। यार तस्वीर ना खींच, इधर मुझे बी करने दे, घर परेशान हो जाएगा। अच्छा आप बता दें शॉर्टर के 5, तो आर ओ यू कितने डिवाइड बाय, ये जी रिक्वायरमेंट भी थी, आप तस्वीर ले सकते हैं। अच्छा भाई मुझे बताएं लीज टर्म कितने साल है? 5 साल। और एसेट की लाइफ कितने साल है? 7 साल। सवाल में लिखा हुआ है 5वें साल के एंड पे ये एसेट लेसी को मिल जाएगा पैसे देके। तो जिस सवाल में ऐसा ना लिखा हो, सवाल में क्या एज्यूम करेंगे कि लेसी लेसर को एसेट वापस कराएगा। इस अकल में ये बात इसलिए भी फिट होती है कि 5 कराए हैं तो बस 5 कराए बाद वापस करना बनता है, तो इसलिए ये बात इंप्लाइड होगी। जिस भी सवाल में ओनरशिप ट्रांसफर के बारे में खामोश होगा ना, तो मैंने कहा था आपने यही एज्यूम करना है कि लेसी एसेट लेसर को वापस कराया करेगा। ओके जी, कितने पॉइंट्स का फर्क आ रहा है? 1 का फर्क आ रहा है तो बस ठीक है, एक्सेप्टेबल है। कह रही है पहले वाला जो पॉइंट ए था अगर उसको शेड्यूल पूरा करें तो एंड पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, कोई मसला नहीं। ठीक है नो प्रॉब्लम, आप खामोश हो जाना, बस मैंने बता दिया। अच्छा
ओके अच्छा यार, वो अपना जो है ना इन दोनों, ये दोनों लिखे हुए कल, इन दोनों के नीचे नोट डाल लें, इन दोनों के नीचे नोट डाल लें, दोनों के नीचे नोट डाल लें, ये वाला जहां कल नोट किया था। इफ टर्मिनेशन इज रीजनेबली, बोले सर्टन टू बी exercised by lessee, then बोले then make penalty या add penalty while calculating the lease payments. तो if termination is reasonably certain to be exercised by lessee, then penalty will be added in lease payments. Penalty will be added in LP, जैसे आज के सवाल में हुई है। और इसके साथ ना आप लिखें लेक्चर नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 1, इफ टर्मिनेशन इज रीजनेबली सर्टन टू बी एक्सरसाइज्ड तो बाय लेसी, देन पेनल्टी विल बी एडेड इन लीज पेमेंट, जो आज की है अभी हमने जो। अच्छा जिस दिन पहले दिन हमने लीज पढ़नी शुरू की थी उस दिन आप लोगों ने समझा था कि लीज पेमेंट्स में सिर्फ किराया ही होता है कुछ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लीज पेमेंट्स के अंदर हमने काफी सारी चीजें डाल दी। इसलिए इससे पहले कि कोई अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ें, लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन जो है वो स्टैंडर्ड से कवर अप कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं चैप्टर का पेज नंबर 1, चैप्टर का पेज नंबर 1, पेज 35। किसकी डेफिनेशन है जी? ये कोई स्टैंडर्ड के एंड पे अपेंडिक्स ए होगी IFRS 16 की, उसके अंदर ये डेफिनेशन होगी लीज पेमेंट्स। ये पार्ट A1 जो स्टैंडर्ड होगा उसमें होगी, पेमेंट मेड बाय लेसी टू लेसर, पेज 35, रिलेटिंग टू द राइट ऑफ यूज ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट ड्यूरिंग द लीज टर्म कंप्राइजिंग द फॉलोइंग। नंबर 1 फिक्स्ड पेमेंट्स, नंबर 1 ब्रैकेट को छोड़ दें, ब्रैकेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिक्स्ड पेमेंट्स। अच्छा ये जो मैं हाईलाइट करूं ना येलो से, ये आपको भी समझ नहीं आएगा। लेस एनी लीज इंसेंटिव, वेरिएबल लीज पेमेंट दैट डिपेंड ऑन इंडेक्स और रेट, नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आएगा येलो वाला भी। फिक्स्ड पेमेंट जो है उसमें डाउन पेमेंट भी आ जाएगी और रेंटल भी आ जाएंगे। फिक्स्ड पेमेंट में डाउन पेमेंट भी आ जाएगी, रेंटल भी आ जाएंगे। पॉइंट 3 समझ आ रहे हैं? एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन, अगर सर्टन है कि लेसी उसको खरीदेगा, डन। पेमेंट ऑफ पेनल्टीज फॉर टर्मिनेटिंग द लीज कब डालनी है? जल्दी मैं मिटा रहा हूं, सोच के बताएं। पेनल्टीज कब डालनी है? जब सर्टन होगा कि आप टर्मिनेट करेंगे, और पार्ट बी में सर्टन नहीं था तो इसलिए हमने फिर नहीं डाली थी टर्मिनेशन। इफ द लीज टर्म रिफ्लेक्ट्स दैट लेसी एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज, अगर एक्सरसाइज करेगा तो टर्मिनेशन को भी डालेंगे बीच में। तो लीज टर्म की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि इसमें डाउन पेमेंट होती है, इसके अंदर रेंटल होते हैं, तो बड़े होकर पता चला इसमें परचेज प्राइस की ऑप्शन भी होती है और इसके अंदर टर्मिनेशन की पेनल्टी भी होती है। और एक बात कल पढ़ी थी, लेसी के लिए एक और चीज भी लीज पेमेंट्स में आती है, क्या? अमाउंट्स एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। ये क्यों इसने लिखा है अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी? भाईजान एक गारंटी रेजिडुअल वैल्यू एग्रीमेंट में लिखी होगी, मैंने कहा था उसे नहीं देखना आपने खुद सोचना है कि रेजिडुअल वैल्यू गारंटी कितनी है और फिर अंदाजा लगाना है कि उसमें से पे कितनी करनी है। याद है कल वाली क्लास? तो वो बात हो रही है कि रेजिडुअल वैल्यू आपने कौन सी वाली लेनी है, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी। वो बड़ी डिटेल से कल बात हुई थी और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो दैट इज ऑल अबाउट लीज पेमेंट्स। ये तो लेसर के लिए है ना, तो लेसर को छोड़िए अभी। जी भाई नहीं एट अ टाइम नहीं आ सकती। एट अ टाइम अगर कोई भी चीज इकट्ठी आ गई मिसाल के तौर पर, उन दोनों को जमा करके आप लिख देना, लेकिन इस वक्त इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ फिर हैवी पैसे आपको देने पड़ेंगे, हो सकते हैं, हाँ हो सकता है। अच्छा चलें जी, सोबर अब जो है वो ये किताब का पहला सफ़ा है, तो मुझे जरा याद करा दीजिएगा। ये जो मैंने बातें अब लिखने लगा हूँ ये इस सफ़े पे हैं। इट्स ओवर फॉर लेसी, ये थी लेसी की काउंटिंग।
आज हम शुरू करने हैं लेसर की अकाउंटिंग, और ये इसलिए आसान है कि सारा काम हमने किया हुआ है उल्टी एंट्रीज। जैसे आप एंट्री करते थे परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, तो दुकानदार एंट्री करता था डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। तो बस ये इसलिए अब रिलैक्स हो जाए पूरी क्लास में, अब कोई ऐसी काम की चीज़ नहीं। आपने मुझे एंट्रीज लेसर की खुद बतानी है। भाईजान लेसर के पास एसेट पड़ा होता है या बाय करता है बाजार से? बैंक्स वगैरह के पास गाड़ियां वगैरह बैंक के गोदामों में पड़ी होती हैं, या बैंक के पास नहीं गाड़ियां पड़ी होती हैं? बैंक के पास कहां से गाड़ियां और मशीनें पड़ी होनी है? बैंक का तो ये काम ही नहीं, लीजिंग कंपनी का तो ये काम ही नहीं कि गाड़ियां खरीदे। वो तो सिर्फ लेसी जब आता है तो इनको खरीदवा के दे देते हैं, बाय करते हैं एसेट। इसके बाद क्या करते हैं ये लोग? लीज पे देते हैं। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? गिव ऑन लीज, गिवन एसेट ऑन लीज, ऐसे कर लो। चलो, गिवन एसेट ऑन लीज। अगला काम क्या होता है? बोले 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 रेंट रिसीव होता है, इंस्टॉलमेंट रिसीव होती है। अगला काम क्या होता है? इंस्टॉलमेंट रिसीव होती है। लेसर को एक मिनट में बताता हूं करना क्या है। लेसर को रिसीव होती है और लेसी पे करते हैं। और अगला काम क्या होता है? डेप्रीसिएशन। अच्छा जी, आप मुझे लेसर की एंट्रीज मत बताएं, आप मुझे जरा लेसी की एंट्रीज बता दें। जी मोहतरम, लेसी क्या एंट्री करेगा जिस वक्त लेसर एसेट बाय करेगा? उसके लिए कुछ भी नहीं। लेसी क्या एंट्री करेगा जिस वक्त एसेट आ जाएगा? हम सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम करते हैं किराया साल के एंड पे हो रहा है। बोलें, लीज लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। और आखिरी एंट्री अकोमोडेशन क्रेडिट। अच्छा, लेसर की अकाउंटिंग से पहले एक चीज आज मैं आपको बता दूं। लीज लायबिलिटी बुक होती है पीवी पर। लीज लायबिलिटी बुक होती है पीवी पर। ये बहुत बड़ी बात है, लीज लायबिलिटी बुक होती है पीवी पर। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि आज वो सवाल हमने कर लिया जिसका इंतजार था। क्या सवाल में फेयर वैल्यू गिवन थी 45 और पीवी आ रही थी 48। तो मैंने कहा था फिर कभी बात करेंगे, क्या कभी जिंदगी में ऐसा हो सकता है कि फेयर वैल्यू एसेट की कुछ और हो और आप पैसे ज्यादा या कम दे रहे हो? तो मोहतरम याद रखिएगा, लीज लायबिलिटी का या एसेट को डेबिट करने का फेयर वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। ना राइट ऑफ यूज में कोई फेयर वैल्यू का लफ्ज होगा, ना लीज लायबिलिटी में कोई फेयर वैल्यू का लफ्ज होगा। और अल्लाह का शुक्र है कोई नई बात नहीं है, पहली क्लास से लेकर आज तक हर क्लास में हमने लीज लायबिलिटी को बुक किया है पीवी पे। और इसकी लॉजिक असल में यह है कि लेसी ने लेसर को जो पैसे देने हैं उसी की लायबिलिटी होगी ना। लेसी ने तो और किसी को दुनिया में पैसे देने ही नहीं, क्या उसे फेयर वैल्यू से कंसर्न हो। तो लेसी का जो अकाउंटिंग मॉडल है वो फेयर वैल्यूज को इग्नोर करते हुए चलता है। और वो किस पे लीज लायबिलिटी बुक करता है? पीवी पे बुक करता है। आज एक बड़ी बात लिख लें, लेसी विल इग्नोर द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। लेसी एसेट की फेयर वैल्यू को कभी नहीं देखता, बल्कि वो किस पे एंट्रीज करता है? बोलें, पीवी पे। लेसी विल इग्नोर द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। अच्छा, एसेट फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है या रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू पे? रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करता कभी भी। वैसे लकीली ना फेयर वैल्यू और वो बराबर आ रही थी हमारी काफी दिनों से, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। चलें जी, आप किसकी अकाउंटिंग है? लेसर की। इसमें क्या है भाईजान? बैंक ने बाजार से जाके गाड़ी खरीदी, एंट्री बताएं। ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट, इसके लिए तो राइट ऑफ यूज नहीं है, इसकी तो अपनी गाड़ी है। बैंक ने बाजार से जाके गाड़ी खरीदी, ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट। बैंक ने लेसी को गाड़ी लीज पे दे दी। बोलें 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 बोलें, लीज रिसीवेबल या लीज लायबिलिटी? लीज रिसीवेबल। और गाड़ी क्रेडिट नहीं जा रही है ना, गाड़ी लेसर के पास है तो जा रही है। तो लीज रिसीवेबल डेबिट और एसेट क्रेडिट। वो क्या एंट्री कर रहा था? इस्तेमाल करने का हक डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। और ये क्या एंट्री करे? वो लायबिलिटी बुक कर रहा होगा, ये क्या बुक कर रहा होगा? रिसीवेबल। उसके पास एसेट आ रहा होगा आरओयू के नाम से, इसके पास एसेट जा रहा होगा। डन। और अगली एंट्री मुझे बताएं किराया आने की। कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल डेबिट हुआ, मैंने डेटर को खत्म भी तो करना है। लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। डन। आखिरी एंट्री
भाईजान देखें इधर, एसेट डेबिट भी हुआ है और एसेट क्रेडिट भी हो गया। जब एसेट डेबिट भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, तो क्या लेसर की किताबों में एसेट पड़ा हुआ है? अगर लेसर की किताबों में एसेट नहीं पड़ा हुआ तो क्या लेसर को एसेट को डेप्रिशिएट करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है जरूरत, तो इसलिए भाईजान लेसर डेप्रिशिएट करने की एंट्री नहीं करता। नोट कर लें, किताब के खाली सफे देख के नोट करें या रजिस्टर पे, कहीं जहां मर्जी करें यार। लेसर किस पे रिकॉर्ड करेगा, ये बातें अभी शुरू करेंगे हम। लेसर की अकाउंटिंग अभी देखते हैं। वो जो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन 10 हम करने लगे थे ना, वो डिस्कस करना पड़ेगा। वो उसमें एक दो चीज़ें हैं जो डिस्कस होंगी तो ज़रा बेहतर समझ आएंगी। किन लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन 10? क्वेश्चन 9 किया था ना कल हमने एग्रीकल्चर का, उसके नीचे मैंने कहा था 10 को भी नज़र मारा है। मारी थी नज़र? आप लोग इसलिए नज़र नहीं मारते सवालों पर, उनको नज़र लग जाएगी, और ज़्यादा पढ़ते भी नहीं कि मुझको नज़र लग जाएगी। ओके, क्या आप इसका क्या करना है? अच्छा, लेसर एसेट खरीदेगा और खरीद के लेसी को लीज पे दे देगा, और फिर उसके बाद किराया रिसीव करेगा, और उसके बाद क्या रिकॉर्ड करेगा? डेप्रीसिएशन। हाँ, नहीं करेगा, डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करेगा। अच्छा, वैसे एक सफ़ा बना हुआ है हमारी किताब में, उसको अगर आज मैं खोल के आपको रेफर करा दूं तो उसमें ना कुछ अधूरी चीज़ें हैं, लेकिन आपको शायद वो चीज़ें फ़ायदा दे जाएं ज़िंदगी के किसी मोड़ के ऊपर। तो वो सफ़ा शायद आप लोगों की नज़र से गुजर चुका हो। 1-2 मिनट का मैं पॉज करता हूँ और वो सफ़ा खोलता हूँ, ताकि ज़रा अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका एक ओवरऑल व्यू आपके सामने आ जाए। वो सफ़ा लकीली साथ वाले की किताब में है। आप भी किसी के साथ बैठे हो ना, तो वो ये सोच रहे हैं कि आपकी किताब में है, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। पेज नंबर बताएं कौन सा है, पता होगा आपको? पेज नंबर 64, पेज नंबर 64, समरी ऑफ लीज। अच्छा भाई, हमने किसकी अकाउंटिंग पढ़ी है? लस्सी की। लस्सी में चीनी भी होती है और लस्सी के अंदर जो है वो दही भी होता है। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी, क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या होती है? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी, क्रेडिट। जो मैं हाईलाइट नहीं कर रहा वो समझ नहीं आएगा, मैंने कहा था मजबूरी में इधर आया हूं क्योंकि पूरी अकाउंटिंग अभी लस्सी की हमने मुकम्मल नहीं की और लेसर की तरफ चले गए हैं। अगली 2 एंट्रीज में स्किप करा रहा हूं, उससे अगली लीज लायबिलिटी, डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट और डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन। डेप्रिसिएशन के लिए क्या एहतियातें हैं? 2, अगर ओनरशिप मिल जानी है आपको, या रीजनेबली सर्टन है कि आप परचेज कर लेंगे, एक ही बात हुई ना। अगर आपको ओनरशिप मिल जानी है या रीजनेबली सर्टन है कि आप खरीद लेंगे, तो एक ही मतलब है ना इस बात का, तो फिर किस पे डेप्रिशिएट करेंगे? और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, डन और डन। अच्छा, P&L में क्या क्या जाता था? इंटरेस्ट और बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी, और नीचे स्टार डाल के कुछ लिखा हुआ अभी मैंने नहीं समझाया। डन। ओके, नोट कौन कौन सा बनता है? एक ROU का बनता है, एक लीज में जनरल डिस्क्रिप्शन आती है और मैच्योरिटी, और ROU का नोट बनता है जस्ट लाइक IAS 16। डन। अच्छा, ये पास पेपर का क्वेश्चन ना 3 होगा, असल में एक सवाल मैंने डिलीट कर दिया, वो बहुत पुराना था, तो ये 3 होगा पास पेपर का। अच्छा, वर्किंग्स कौन कौन सी होती हैं भाईजान, जल्दी बताएं। LP की, फिर अगली PV ऑफ LP की। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से शुरू करते हैं? वैसे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप? सारी की एक जरा रिवीजन हो रही है। अच्छा, इफ ओनरशिप विल ट्रांसफर, तो आप डाउन पेमेंट देंगे, रेंटल देंगे और परचेज की प्राइस पे करेंगे अगर रीजनेबली सर्टन होगा कि आप परचेज करेंगे, ठीक है। और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तो फिर डाउन पेमेंट पे करेंगे, और GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड लिख लें ताकि समरी कंप्रीहेंसिव हो जाए। GRV कौन सी डाली थी कल? एक्सपेक्टेड टू बी पेड। एग्रीमेंट में लिखी भी नहीं एक्सपेक्टेड टू बी पेड, वो इनकम वाली, वो वैसे ही नाम पड़ा हुआ समझ लो। अच्छा, तो ये 2 फॉर्मूले कल पढ़े थे, कल लिखे थे, और ये आखिरी बात भी लिखी थी, आज 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 पेनल्टीज विल आल्सो बी added in if it is reasonably certain that lessee will exercise the termination option. Lecture number 20, question number
1। सो ये अभी तक जो हमने लेसी की काउंटिंग पढ़ी है उसका P&L भी देख लिया, उसके बैलेंस शीट में देख लिया क्या क्या आता है, और साथ उसके नोट में भी देख लिया क्या क्या चीजें आती हैं, और फॉर्मूलाज भी देख लिए, और डेप्रिसिएशन निकालने के रूल्स भी देख लिए। चलें जी, अब आज के नोट्स में अगर मैं वापस आऊं तो हमने कल वाला सवाल कर लिया है, डिस्कस क्वेश्चन 1 भी हो गया है, एक्सप्लेन बेसिक अप्रोच ऑफ लेसर अकाउंटिंग वो भी आपको करा दिया है। अब हम शुरू करने लगे हैं पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 5। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, कुछ भी नहीं अब रह गया। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड, लेसर है लेसी है, लेसर है, गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड भाई। पेज नंबर देखने वालों ये चाहती मारो 128। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड हैज लीज सर्टेन इक्विपमेंट टू डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड। डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड क्या करते होंगे, मज्जे छोते होंगे, तो ये इन्होंने सोचा होगा कि हमारे पास काउज हैं तो हम काउज के मिल्क मशीन से निकालें, तो गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड ने कहा मशीन फिर हमारी तरफ से। गैलेक्सी लीजिंग तोहफा नहीं है, तोहफे का जमाने खत्म हो गए। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड हैज लीज्ड इक्विपमेंट टू डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड ऑन यकम जुलाई 2013। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, सिर्फ पहले साल की, इन द बुक्स ऑफ लेजोर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अबव लीज। सारी बात है, इन अकॉर्डेंस विद द खालाजी का स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बी, प्रिपेयर अ नोट फॉर इंक्लूजन इन GLLs फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ खालोजी के स्टैंडर्ड। अच्छा, वो तेरी खैर नोट 10 नंबर का, पागल हो गया तुम, मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना है। और अच्छा चलें, तो 7 नंबर की जनरल एंट्रीज है, 10 नंबर का नोट है। हम नोट इंशाल्लाह कल बनाएंगे, नोट बनाना आपको अलग से सिखाया जाएगा अकेले में। हम सिर्फ आज जनरल एंट्रीज करेंगे और P&L बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, ये 3 चीजें हम आज बनाएंगे, नोट इंशाल्लाह कल। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट क्या है 28.69। डाउन पेमेंट कितनी है, पॉइंट के बाद उसने 2 डिजिट यूज कर लिए, हम भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन यकम जुलाई 2013, ये कोई डाउन पेमेंट टाइप चीज है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन यकम जुलाई 13, डाउन पेमेंट। रिसीव क्यों लिखा है, पे क्यों लिख रहा है, लेसर का सवाल है। 4 किस्तें हैं एरियर में, 4 किस्तें हैं एरियर में ऑन 30 जून, हर साल 4 किस्तें हैं एरियर में। 30 जून पहली किस्त कब पे होगी, 30 जून 14, 30 जून 15, 30 जून 16, 30 जून 17, 4 किस्तें होंगी। GRV ऑन एक्सपायरी ऑफ लीज, लेसी ने लेसी, अभी मैं लेसर के एंगल से बात कर रहा हूं। लेसी ने लेसर को क्या जिम्मेदारी दी है, अब जो मर्जी हो जाए लेसर को 5 तो मिलेंगे। अब लेसी के एंगल से ना सोचें, लेसर के जूते पहने, लेसी जब जिम्मेदारी देके चला गया, अब यूज करे मिस यूज करे जो मर्जी करें, हमें कितने मिल जाने हैं, बस रिलैक्स हो, हमें 5 मिलने हैं। अब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें बात को। कल लेसी के लिए बात को मैंने जरा फैला दिया था क्योंकि स्टैंडर्ड ने भी फैलाया था। लेसर के लिए GRV पकड़ा करिएगा और एज इट इज लिख दीजिए करेगा, इसमें एक्सपेक्टेशन कोई नहीं। लेसर बड़ा रिलैक्स होता है, पता क्यों रिलैक्स होता है, लेसर के एग्रीमेंट में लिखा होता है इसे 5 मिलने हैं, बस लेसर फिर सोचता उसकी अपनी मानो है, तो लेसर जो है वो फिर जाके घर में अपनी बेगम से कोई बात नहीं करता, वो बेगम कहती है एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, मेरे से क्या बात कर रहा है, तो लेसर को तो ये पैसे मिलने ही मिलने हैं। बस इसमें लेसर के मामले में शुक्र है GRV आसान है, GRV जो हुआ करेगी वो एज इट इज हम उठा लिया करेंगे, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। कल तो मेरे ख्याल से 2-3 सिनेरियोज और GRV की जान ले ली थी, GRV ने कहा था मुझे छोड़ दो। अच्छा, तो यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज 5 years। यूजफुल लाइफ कितने साल है जी, 5 साल। मेरे ख्याल से यार डेप्सियन का तो चक्कर ही नहीं, इधर तो फिर यूजफुल लाइफ, लीज टर्म, इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 14%। अब आप मुझे बता दें, एक वैसी जनरल अंडरस्टैंडिंग आपसे मैं ले रहा हूं कि लेसर जो कि कौन सी कंपनी है, एक लीजिंग कंपनी, लेसर लीजिंग कंपनी है GLL लेसर है। ये गया होगा किसी मशीन या इक्विपमेंट के सप्लायर के पास, हो सकता है वो सप्लायर फॉरेन कंट्री में हो, उसने कहा भाईजान हमने ऐसी मशीन निकाली है कि गाय के पास मशीन रखे तो ऑटो पे दूध निकल आता है, तो मशीन सप्लायर के पास गया होगा। और ये इधर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स वाले हैं, इनका नाम है
डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही। अच्छा, तो इधर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स वाले हैं और ये कौन है? लेसी। भाईजान इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। लेसर क्या करेगा? लेसर इसको पे करेगा 28.69, एग्रीड और नॉट? लेसर इसको पे करेगा कितना? 28.69, और 28.69 पे करने के बाद डेयरी प्रोडक्ट्स के पास जाएगा और डेयरी प्रोडक्ट्स को क्या हुआ? डेयरी प्रोडक्ट्स के पास जाएगा और डेयरी प्रोडक्ट्स को कहेगा भाईजान एक तो आपकी तरफ से 3 आ जाए तो कमाल ही हो जाए, और उसके बाद 4 दफा 7.8 आ जाए तो जमाल ही हो जाए, और फिर उसके बाद जो है आपके पास से 5 आ जाए तो अकमल ही हो जाए। तो ये जो 28.69 है ये लेसर ने क्यों झोंक दिए, क्यों इन्वेस्ट कर दिए? लेसर क्यों दीवाना हुआ पड़ा है कि 28.69 मिलियन, जितनी अमाउंट आज तक हमने कभी देखी नहीं अपनी आंखों से, तो 28 मिलियन उसने झोंक दिया अपना। पागल क्यों हुआ है? क्योंकि उसके बदले उसे 39.2 मिलियन मिलना है। तो बता दें लेसर किससे जाके मशीन खरीदेगा? मशीन के सप्लायर से। ये को दीवानों की तरह ना, पागलों की तरह ये जो है वो ना कर दीजिएगा कि ऐसी क्लास खत्म हो तो साथ वाले के रजिस्टर पे ऐसे कोई लाइन लगाई हो यार, जो कंसेप्ट उसका बनने दिमाग की वो भी दही बन जानी है। और भाईजान मशीन के सप्लायर का लेसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मशीन का सप्लायर किसको मशीन बेचेगा? एरोज मैंने पता है खींचे हुए हैं। एरोज आप समझ रहे हैं मशीन है, मैंने पैसों के एरोज खींचे हुए हैं। मैंने पैसों के एरोज खींचे हुए हैं। मशीन का अगर मैं एरो खींचूं तो मशीन का एरो तो ऐसे आएगा, तो मैंने तो पैसों के एरो खींचे हुए हैं, इसलिए मैंने ऊपर पैसे भी लिखे हुए हैं। मशीन तो मैंने बनाई नहीं। तो लेसर किसको पैसे देगा? मशीन के सप्लायर को। और लेसी को जिस मर्जी नाम से पैसे लेगा। बस क्या क्या पैसे लेगा? डाउन पेमेंट लेगा। 3 डाउन पेमेंट नहीं, डाउन पेमेंट तो एक, अच्छा 3 डाउन पेमेंट लेगा, ठीक है। 3 डाउन पेमेंट की मद में लेगा बोलना था। 3 डाउन पेमेंट की मद में लेगा, 4 किराए लेगा। अब जो मर्जी है, लेसर बस 4 है कि मेरा किसी तरह 28.69 से ऊपर मैं कमा लूं। तो 28.69 इन्वेस्ट करके कमा कितना रहा होगा? नहीं, दरमियान में डिफरेंस शायद पता नहीं इंटरेस्ट इनकम आए क्या है, वो हम देख लेंगे, अभी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अगर आपने बनाने साथ वाले की किताब पे तो बना लें, फिर मैं अपनी किताब के ऊपर शुरू करता हूं। ये पैसे कौन देगा? लेसी। यार लेसी पागल है, 28.69 वाले के 39.2 दे रहे हैं। लेसी को आहिस्ता आहिस्ता पैसे देने पड़े ना, लेसी के पास पैसे नहीं थे, लेसी गरीब है। अब नहीं मजे दूध दे रही तो बेचारा क्या करे? अब नहीं इसके पास देने पैसे के 27 मिलियन की पूरी मशीन खरीद ले, और भैंसों को गुस्सा चढ़ जाना खुद खरीदी तो भैंसों ने। अच्छा अच्छा, ये जो अजीब अजीब सी चीजें हैं, जीआरवी, परचेज ऑप्शन और टर्मिनेशन पेनल्टी, ये सारी आप नोट करें कि बिल्कुल लीज टर्म के एंड पे दी होती हैं। परचेज ऑप्शन के पैसे भी लीज टर्म के एंड पे, टर्मिनेशन के भी टर्मिनेशन के एंड पे, और तीसरी चीज क्या थी? जीआरवी, वो भी एंड पे। तो ये सारी अमाउंट एंड पे होती हैं, और बार बार होती हैं या एक दफा होती हैं? एक दफा होती हैं। जी आपको सवाल पूछ रहा था। वो तो एक तरह का रिसीवेबल है, बाद में वापस हो जाएगा। वो रिसीवेबल पेएबल है, उसको लीज पेमेंट में नहीं डालेंगे, वो वेरिएबल है, वो हमारे स्कोप में नहीं है। ओके अच्छा जी, चलें जी एंट्रीज करना। वर्किंग 1 बताए भाईजान क्या करें? एलपी और पीवी ऑफ एलपी, एलपी और पीवी ऑफ एलपी। लेकिन भाईजान लेसर के लिए हम नाम बदलने लगे हैं। वर्किंग 1, एलपी की जगह जीआई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एलपी की जगह क्या लफ्ज़ यूज होगा जी? जीआई, जीआई, जीआई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और पीवी ऑफ एलपी की जगह एनआई, एनआई नेट इन्वेस्टमेंट। एलपी की जगह जीआई और पीवी ऑफ एलपी की जगह एनआई, यानी सारे ही आ गए, जी भी आ गए, एन भी आ गए। जी भाईजान जीआई में क्या क्या आएंगे? डाउन पेमेंट आएंगी, रेंटल आएगी, और जो लेसी ने गारंटी किए हुए पैसे वो आएंगे। डाउन पेमेंट आएगी, रेंटल आएगी, और लेसी ने गारंटी किए हुए पैसे ही आएंगे। आप पता है कि लेसर की राल
पर्पल को देख के टपक रही होगी या लाल को देख के टपक रही होगी? तो लेसर ने ये तो पैसे दे दिए, तो लेसर की जब इन अमाउंट्स पे नजर जाया करेगी ना, और जब जाएगी नजर टोटल पे, तो उसकी रालें टपकने लग जाएंगी, उसकी रालें टपकने लग जाएंगी। ये जल्दी से आ जाए किसी तरह मेरे पास 39.2। जी क्या क्या आना है इसके पास? 3 आना है और 7.8 खुद लेने के लिए जाना है, और GRV 5। बता दें जी लेसर के पास कितना आना है? 39.2। ओके, नेट इन्वेस्टमेंट डिस्काउंटिंग वगैरह करके निकलेगी, वो मैं बाद में निकालता हूं। आप एक काम मुझे कर दें, पहली 2 एंट्रीज किसी को ज़बानी याद है? पहली 2 एंट्रीज लेसर की, कैश क्रेडिट, इक्विपमेंट डेबिट। लीज रिसीवेबल कहां से आ गया यार? मैं तो पहली एंट्री की बात कर रहा था। मैं किस एंट्री की बात कर रहा था? पहली एंट्री की बात कर रहा था। तो पहली एंट्री, चलिए छोड़े, वहां जाके ढूंढेंगे हम, क्या करेंगे, छोड़े भाई। पहली एंट्री क्या लिखवाई थी? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा भाई, इधर आपने फेयर वैल्यू इग्नोर नहीं किया करनी, इधर आपने जो है ना समझने के लिए लिख लें, इस अमाउंट की जनरल एंट्री किया करनी है। इधर आपने ये फेयर वैल्यू इग्नोर नहीं किया करनी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट लिखें जरा साथ वाली किताब पे। इधर आपने ये 28.6 इग्नोर नहीं किया करना। लेसी के सवाल में मैंने क्या कहा था? फेयर वैल्यू क्या कर दें? नो, लेकिन लेसर तो फेयर वैल्यू को बाजार से खरीदेगा पहले जाके। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। जीएनएन बोले भाई 30/2014 मेरा जीयर एंड है, लेकिन पहला दिन होगा 1 जुलाई 13 जी। एसेट या इक्विपमेंट? इक्विपमेंट डेबिट। लेसर परचेज द एसेट या लेसर गेव एसेट ऑन लीज? लेसर परचेज एसेट। देखा था टेस्ट में IAS 38 का सवाल कितना आसान था? कितना मैंने किया था टेस्ट? आसान था ना IAS 38 का सवाल? ओके। और IAS 41 के सवाल के अंदर जो वैसे ऐसे जानवरों की मुख्तलिफ तारीखों की उम्रें दी हुई थी, सिर्फ आपने जीयर एंड वाली उम्र निकालनी थी हमारे वाले जानवर की, बाकी फिजिकल और प्राइस चेंज के अंदर अलग अलग करना नहीं था, ना कोई डिस्क्लोजर मांगे हुए थे, सिर्फ जनरल एंट्री थी। तो कंफ्यूज करने के लिए आप काफी सारी फेयर वैल्यूज दी हुई थी। बहरहाल साथ चले गए, तेरे से बात नहीं हो रही, ये लोग ही और होते हैं जो टेस्ट देते हैं। अच्छा जी, बोले जी इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 28.69। भाईजान बड़ा बड़ा लिख लें, ये एसेट की फेयर वैल्यू हुआ करेगी। लेसर के सवालों में फेयर वैल्यू इग्नोर नहीं करनी, लेसर के जेब से तो एसेट की प्राइस जा रही होगी, तो ये फेयर वैल्यू एसेट की लिया करेंगे हम। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अब ये इक्विपमेंट किसने खरीद लिया? किसके लिए? लेसी के लिए। अब 1 जुलाई 13 को ये एसेट कौन किसको दे देगा? लेसर लेसी को दे देगा। लेसी क्या एंट्री करेगा? राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और ये क्या एंट्री करेगा? लीज रिसीवेबल डेबिट। लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट। यार ये ना जरा देखिएगा इधर, ये यही वाली अमाउंट हुआ करेगी, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट मारेंगे तो बैलेंस होगा ना। तो ये देखते रहे भाई, ये चीजें देखनी है कि यही जो अमाउंट डेबिट हुई है ना उसी को आप क्रेडिट किया करेंगे। ये 28.69 सेम अमाउंट को। अच्छा यार, अब ये एक मसला है कि यहां ना पीवी नहीं आएगी, पीवी की जगह यहां पे आएगी एनआई। अब हम एनआई निकाल लेते हैं, क्लियर हो गया? एनआई इज नॉट अवेलेबल। चलें जी, जरा दोहराई करवा दें, जिसे आप कहते हैं नहीं दोहराई करवा दें, ताकि आपको जनरल एंट्रीज की सारी लॉजिक्स जो हैं वो पता चल जाएं। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। एसेट कितने से? फेयर वैल्यू से। एसेट कितने से डेबिट कराया? फेयर वैल्यू से। एसेट क्रेडिट भी किससे होगा? जिससे डेबिट हुआ है। डेबिट किससे हुआ है? फेयर वैल्यू से। तो क्रेडिट भी किससे होगा? फेयर वैल्यू से। तो ये एसेट क्रेडिट के साथ आपने फेयर वैल्यू लिख लिया। एसेट क्रेडिट के साथ क्या लिख लिया? फेयर वैल्यू। डन। लीज रिसीवेबल किस पे डेबिट होगा? एनआई पे। अब आपका सवाल होगा क्या पेपर में हमेशा
फेयर वैल्यू और NI बराबर आया करेगा? जी बिल्कुल, जब तक मैं कोई फर्दर ऑर्डर्स पास ना करूं तब तक ये बराबर आया करेगा। जब बराबर नहीं आएगा तब इधर ही बैठे होंगे, देख लेंगे क्या करना है। अभी अंडरस्टैंडिंग बना लें, ये बराबर आया करेगा, 3-4 दिन तक बराबर आया करेगा, 3-4 दिन बाद फिर जो होगा वो देख लेंगे। तो एसेट किस पे बुक करने? फेयर वैल्यू पे। जिस पे बुक किया उसी पे क्रेडिट करने, और उससे रिसीवेबल कितना बुक करने? रेंटल, डाउन पेमेंट और GRV CRV के डिस्काउंटिंग करके जो फिगर आएगी उस पे लीज रिसीवेबल बुक करना है। तो ये NI पे आया करेगा। तो इधर आप लोगों ने लिख ली फेयर वैल्यू और इधर आपने लिख ली बड़ी बड़ी करके NI निकली पड़ी है या निकालनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। हो सकता है बराबर आ जाए, हो सकता है ना आए, ना कभी आएगी तो देख लेंगे। अभी अल्लाह करे बराबर आ जाए। अच्छा, इज इक्वल टू यहां तो नहीं लगना चाहिए था। NI थोड़ा इधर आए, नेट इन्वेस्टमेंट। जी इरशाद फरमाएं। वैसे इरशाद की बीवी इरशाद को कहती होगी इरशाद फरमाएं। अच्छा जी, लीज कितने साल की है? 5 साल वालों की आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स हो जाएं आप लोग, छोड़ दें। 4 लीज टर्म, भाईजान ये देखो लीज टर्म वाजे तो उसने नहीं बताई, लेकिन उसने बता दिया कि 4 सालाना किराए पे करने हैं। तो फिर लीज टर्म कितने साल है? 4 साल। जी भाईजान, डाउन पेमेंट कितनी है? 3 की। आगे बताएं जी। रेंटल 7.8 और फिर लेसर कहेगा लेसी को कि भाईजान तूने मिस यूज किया है एसेट, उसकी मुझे कंपनसेशन पे कर। कितनी? 5। अब किसको डिस्काउंट नहीं करना? 3 को। किसको एनओटी से डिस्काउंट करना है? 7.8 को। और किस अमाउंट को जो है सिंपल डिस्काउंट करना है? 5 को। ये सारी डिस्काउंटिंग उसी तरह है। इतनी ज्यादा रिवीजन हो गई है कि रिवीजन चढ़ गई है दिमाग पे। 3 इसको डिस्काउंट ना करें। 3 को आपने आवाज मारी, 3 पीछे चपेट आई, मैं 3 हूं, प्लस 7.8 इंटू 1.14 रेज़ टू पावर -4। 4 दफा है ना ये, प्लस 5 इंटू 28.69। कमाल हो गया, सारे जमाल बैठे हुए हैं, कमाल हो गया। 28.69। इस NI को प्यार मोहब्बत से इधर लाएं। तशरीफ ले चलें आप हमारे साथ। मुझे किधर लेके जा रहे हो? तुम्हें जनरल जर्नल में लेके जा रहे हैं। कल लिखा हुआ था ना लास्ट टेस्ट में, जनरल जर्नल। अभी CA कर लेते हैं लोग और लिख रहे होते हैं जर्नल एंट्रीज। बोल जर्नल रहे होते हैं, लिख जनरल रहे होते हैं। तो भाईजान इसको कहते हैं जनरल जर्नल, या खाली जर्नल भी कुछ लोग कह देते हैं। ओके, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वहां कैसे बनता था? PV से। तो यहां किससे बनेगा? NI से। बड़ी बात बताई आपने। वर्किंग नंबर 2 पूरी कर दें, 0 तक ले आए, 0 तक ले आए। इसके अंदर बड़े खजाने छुपे हुए हैं। 0 तक ले आए, जल्दी 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 जल्दी। गाय जल्दी, गाय 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 जल्दी। नाम वही होगा, वो नाम ही क्या जो सुबह हो और शाम को। अच्छा जी, यानी कि इन चीजों का नाम वही होगा। NI इधर मुझे ये इंटरेस्ट कितना था वैसे? यार 1 मिनट, मुझे इंटरेस्ट बता दें। इंटरेस्ट 39.2 माइनस 28. GI माइनस NI इज इक्वल टू 10.51। अच्छा, इस इंटरेस्ट को मैं क्या कहूं? यकम जुलाई 13 को खड़े होके इस इंटरेस्ट को मैं क्या कहूं? अर्नड या अनअर्नड? ये इंटरेस्ट तो भी कुछ भी नहीं हो, अभी तो लीज शुरू हुई है। इसलिए एक लफ्ज ना होमवर्क के सवाल में आपको लिखा हुआ नजर आएगा, कैलकुलेट अनअर्नड इंटरेस्ट। तो आपने अब कोई परेशान नहीं हो जाना। ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये सारा क्या होता है? अनअर्नड इंटरेस्ट। जैसे नॉर्मल हम इंटरेस्ट ही कहते थे वैसे लेसी के सवालों में, लेकिन लेसर के सवालों में से हम क्या कह देंगे? अनअर्नड इंटरेस्ट या अनपेड इंटरेस्ट।
अनअर्न्ड। वैसे ही नाम है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ना कोई सिग्निफिकेंस है इसकी इतनी। ओके जी, लेकिन ये 3 नए नाम बता दें, GI, NI, अनअर्न्ड इंटरेस्ट जाए। कभी ऐसे हुए कि घर वाले सोए हों और आप बोल रहे हो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। यहां से फिर फील होता है कि आपको सही चढ़ी नहीं है दिमाग पे। ओपनिंग गाय भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे, नई गाय खरीदी वो भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे, गाय पैदा हो गई वो भी फेयर वैल्यू, पीछे से चांद आई। अच्छा, 1 जुलाई 2013 पीवी NI कितना आए? 28.69। चलें जी, 1 जुलाई 13। डीपी कितनी है? डीपी वो वाली नहीं, ये वाली डीपी, वो वाली तो 9 लगाया करें। अच्छा, डीपी कितनी है जी? 3। नेक्स्ट। वेले लोग रोजाना बदल रहे होते हैं यार, समझ नहीं आ रहे, और भी काम नहीं आती है, कर लो यार। 30/14 दिल पे ना लिया करें, वैसे कभी कभी ले भी लिया करें, फिर ही फर्क पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, 30/15। अच्छा, कुछ लोगों को ये बीमारी है, अपनी तस्वीर लगा के उसको डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं। यार हाथ धो की भाई, एक ही दफा शीशे के सामने खड़े होकर 10-15 मिनट अपने आप को देख लें, पूरी जिंदगी बस सुकून से लगे। इसको किताबों में लिखा है खुद पसंदी की बीमारी, ये नाम है इसका, और इसका इलाज भी लिखा हुआ है। इलाज इंशाल्लाह पहले एक्नॉलेज कर लें है बीमारी, फिर उसके बाद इलाज। 30/16 7.8। 30/17। अच्छा, इसमें ना सवाल ऐसे स्ट्रक्चर हुआ है, एक बात जरा गौर कीजिएगा, ये जो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जब बन रहे होते हैं ना, तो अगर ये चीजें ना एडवांस में हो 7.8 तो फिर आखिरी किस्त अकेली खड़ी रह जाती है। ये किस्त नहीं होती है असल में, ये कोई GRB या परचेज ऑप्शन या टर्मिनेशन टाइप कोई चीज होती है। लेकिन अभी आप देखें दोनों सेम डेट्स पे आ रही हैं, ऐसा ही है। तो फिर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में दोनों को अलग अलग शो करना जो है, इनकी शायद बेहुरमत, इनकी शायद इज्जत के खिलाफ हो, तो मुनासिब है इन दोनों को क्या करके लिख लें। इसने पूछा इसे कहाँ लेके जा रहे हो, हमने कहा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में, मुझे भी साथ ले जाओ, आ जाओ। 7.8 प्लस अच्छा जी, आप बता दें क्या आया? 12.8। अच्छा, अब पॉइंट के बाद ना सवाल वाले ने असल में खुद 2 डिजिट यूज करने पसंद किए हैं, तो इसलिए मैं भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज करवा रहा हूं। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि 2 डिजिट करें, हम इसको 28.7 भी करके सवाल चला सकते थे, कोई हर्ज नहीं था। इसको 29 करके भी सवाल चला सकते थे, कोई हर्ज नहीं था। 0 ना कीजिएगा बस इसको। तो बताएं आप। अच्छा, मछली बाजार में ना पता नहीं चलता कहां से खरीदनी है, तो एक कोई बोल ले पॉइंट के बाद 2 डिजिट, कोई बच्चा कोई माई का लाल कैलकुलेटर को 2 डिजिट पे जरा सेट करे, और फिर वो कर लिए। चले 3.60 बता दो आप लाइब्रेरी में कहां बैठते हो, इन्होंने पूछना। अच्छा, कैलकुलेटर को कैसे सेट करते हैं? 5.11.23 1.11.0 नोट करें। कोई गलती है? कौन सा कैलकुलेटर है आपके पास? कोई मॉडल शॉडल उसका बता दें मुझे। FX 991 भाई उधर ही रखो। FX 991 गाड़ी आ जानी है। FX ES
अच्छा जी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट कैसे सेट करने हैं जरा बता दें। ये शिफ्ट है, मोड की तरह है, ये दबाएं जी पहले, इसके बाद दबाएं ये वाला बटन, फिर इसके बाद ये 6 दबाने। अच्छा 6 दबाएं, जितने नंबर करने हैं वो कर दें। इसके बाद 2 दबाएं। अच्छा वापस भी लाना है, वापस अगर लाना हो तो शिफ्ट मोड 8 दबा दें। ठीक है चलें जी। इसके बाद कैलकुलेटर पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे सेट हो जाएगा। आपको बार बार अपने दिमाग को सेट करने की जरूरत नहीं, तो अगर यह सेट कर लेंगे तो ये टेबल जो है वो जरा जल्दी बन जाएगा। राउंडिंग शाउंडिंग क्योंकि भूली होती है पेपर में, याद भी आ रही हो तो लग नहीं रही होती उस वक्त, तो कैलकुलेटर को लगाने पे छोड़ दें और आप सवाल करें अपना। चलें जी एंट्रीज बता दें, साथ वाले को एंट्रीज कर दो डियर, माय डियर मेरे भालू, कर दो एंट्रीज जल्दी जल्दी जल्दी। पहले साल की एंट्रीज मुकम्मल करें, पहले साल की भी और दूसरे साल की भी, जल्दी जल्दी जल्दी। साथ वाले को माय पैरेट एंट्रीज मुकम्मल करो, दोनों सालों की, दूसरे साल की भी कर दो। जून 2014। हाँ जी डाउन पेमेंट की एंट्री रहती है, हाँ वो करा दें। ये कम जा कैश डेबिट लाइबिलिटी खत्म करें या रिसीवेबल खत्म, रिसीवेबल खत्म। एंट्री सोचें जरा, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा अब जरा सारे उधर देखें, लेसी में क्या एंट्रीज होती थी, ROU डेबिट लीज लाइबिलिटी उल्टी होती थी, मतलब कि उल्टी एंट्री होती थी। आप लोग हद होगी, ROU डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, तो लेसी में उल्टी होती थी, ये भी लेसी में उल्टी होती थी। कैसे उल्टी एंट्री, लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, बी प्रोफेशनल, वॉमिट कहते हैं। अच्छा अच्छा आगे बोलें। अब बताएं 30/14 को इंटरेस्ट की एक्रूअल बुक करें या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है या रिसीवेबल बुक करें। ये सवाल एरियर का है। एरियर के सवाल की ये खासियत होती है कि साल के एंड पे किस्त पे हो गई है, तो इसलिए रिसीव हो गया तो रिसीवेबल बुक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बल बुक किया तो फिर बल। अच्छा 30 जून 2014 कैश डेबिट 7.8, रिसीवेबल क्रेडिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट कितने से जी, 4.2 जीरो था तो तस्वीरें खींचनी और डिलीट करनी पड़ेंगी। 4.2 और 3.6। ओके जी, ये किस साल की एंट्रीज होगी, पहले साल की। अब क्या लिखें, ईयर एंड 30 जून 2015। पहला सवाल का मेरे जवाब दीजिएगा, क्या लेसर बाजार जाके एसेट खरीदेगा, क्या लेसर को डीओजी ने काटा है, तो लेसर बाजार जाके एसेट नहीं खरीदेगा। क्या लेसर जो है वो एसेट लीज पे देगा, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल एसेट लीज पे दिया जा चुका है। आमने सामने एंट्रीज करके जरा कॉन्सेप्चुअली समझ आ जाती हैं। वैसे तो एंट्री यहां भी लिख सकता था मैं, एक ही एंट्री लिखनी थी। और क्या लेसर जो है वो डाउन पेमेंट लेगा या एक ही दफा ले चुका है, एक ही दफा ले चुका है डाउन पेमेंट। बस एक एंट्री बनी है किराया आने की। 30 जून 15 मांगी नहीं थी, 30 जून 15 की एंट्री तो आपने समझने के लिए कर रहे हैं। कैश डेबिट 7.8, लीज रिसीवेबल 4.8, इंटरेस्ट इनकम 3.0। जी मोहतरम, लेसर को एक्सटेंशन वगैरह टाइप चीजें, हाँ हो सकती हैं, करेंगे। अच्छा जी,
कल जैसे किया सवाल। अच्छा P&L बना दें, P&L बना दें भाई। उधर P&L में क्या आता था? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस। इधर क्या आएगा? इंटरेस्ट इनकम और एप्रिसिएशन इनकम। नहीं भाई, कोई और दूसरी चीज नहीं आनी, बस इंटरेस्ट इनकम आनी है। डेप्रिसिएशन का ऑपोजिट कुछ नहीं है, तो इसलिए बस खाली इंटरेस्ट इनकम आएगी। खाली का मतलब ये नहीं कि लिख के जीरो लिख दें आगे। जोहर से असर बंदा थोड़ी रेस्ट कर ले, असर से मगरिब जो है वो एक सब्जेक्ट कर ले, मगरिब से इशा दूसरा, तरावियों के बाद तीसरा, फिर फजर के बाद तीनों रिवाइज। जबरदस्त है यार, टाइम ही टाइम है। और 11 बजे से लेके कुछ 3-3:30 बजे तक सो जाए, 4.5 घंटे इधर हो गए। दोपहर को जो है वो 2-2.5 घंटे सो जाए, तो 6 इधर हो गए यार। टाइम देखो, जज्बा होना चाहिए। 4 वालों को DOG अब मैं क्यों किसने इस पागल चले 4 पेपर हो सकते, बहुत हाई लेवल हो आप लोगों का। अच्छा वैसे ये असल मैं तो यही कहता हूँ भाईजान, जो बंदा कहते हैं ना 4 पेपर उठा लूँ, तो उससे मैं पूछता पिछली दफा कितने दिए थे? 3। कितने हुए थे? कहते ये ना पूछें। तो अगर ऐसा हुआ ना कि पिछली दफा 4 दिए और 4 पास हो गए हों, और पिछली दफा 3 दिए और 3 पास हो गए हों, और आपको पता हो कि आपका लेवल है, तो फिर तो हम 4 उठाएं, वरना। अच्छा जी, अगर रह ही 4 गए हो तो मजबूरन फिर 3 और 1 ही हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है। अब जबरदस्ती अपने ऊपर 4 फिट करोगे तो पिछली दफा 3 दे के देख लिए थे ना कुछ लोग, तो जो हो। अच्छा तो आप जी बताएं P&L में क्या जाएगा? इंटरेस्ट इनकम। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड 31 जून 2000। भाई बड़ा आसान है सीए, बहुत आसान है, सिर्फ रोजाना का रोजाना काम करते रहे। सीरियसली मैं आपको बताऊं, जो बंदा एफएससी करके आया होता है ना, एफएससी तक उसने कभी फेलियर देखा नहीं होता। तो इसलिए सीए इंटर मेरा भी करते करते पहले टाइम में पास हो गया। पता ही नहीं, यानी कि बंदे सोच भी नहीं सकता कि मैं और फेल हूं। एफएससी वाले की बात कर रहा हूं, या जो भी है ओ लेवल से आया, वो सोच भी नहीं सकता यार फेल तो नहीं होगा ना, मैं इतना तो फारिग नहीं कि फेल हो जाऊं। तो निकलते जाते हैं सारे पेपर इस सोच से। और अगर सोच ही ये होगी कि फलां कह रहा था मेरे साथ ये हुआ, फलां कह रहा था मेरे साथ ये हुआ, तो मेरे साथ भी कुछ बनता है। अच्छा जी, एसओसीआई फॉर ईयर एंडेड बोले 30 जून 15 और 30 जून 14। अच्छा, हमारे साल की इंटरेस्ट इनकम 30 जून 14 वाली 30 जून 14 की तारीख में ही नजर आ जाएगी, क्योंकि किराया 30 जून 14 को पे हो रहा है। और अगर 30 जून 14 को नजर ना आती तो शायद 1 जुलाई 14 को नजर आ जाती, अगर एडवांस का सवाल होता है। लेकिन अभी तो एरियल का सवाल है, तो 30 जून 14 की इंटरेस्ट इनकम 30 जून 14 की तारीख के सामने पड़ी हुई है। 2 दिन से तू बड़ा रोल रहा है, आज तू सही सेट होके अपनी जगह पे आया है यार। कल और परसों तूने। अच्छा जी, तो 3.6 को उठाएं, 3.6 सीधा सीधा वो जो आदत पड़ी थी ना बचपन वाली, 30 जून 14 3.6। ये खाक ये सही है। सीए तो कल और परसों हो रहा था, ये तो कुछ भी नहीं है, वहीं से उठा ली फिगर और जाके लिख दी मैं सीए कर रहा हूं। लाल है बंदा जूती में सीए का। अच्छा जी, 3.6 30 जून 15 बड़ा सीए हो रहा है। हाँ नहीं चले, ये भी पास पेपर का सवाल है। 3 हाँ बस ये तो भी है ना, टाइम ही जाया। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लें जी। हमारे साल की पेमेंट के नीचे, पेमेंट बोल दें रिसीट बोल दें, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पेमेंट के नीचे हमारे साल की लाइन लगाएं और जल्दी करें। लीज ऑब्लिगेशन या लीज रिसीवेबल, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी या करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल। और कोई दीवाना अगर बैलेंस शीट में एसेट शो कर रहा हो तो उसको क्लास के बाद मेरे पास लाइएगा, अभी ना, अभी कुछ नहीं, फिर क्लास के बाद प्रिंसिपल रूम में ले आइएगा उसे, जो दीवाना बैलेंस शीट में एसेट शो कर रहा हो, क्योंकि एसेट क्रेडिट हो चुका है। एसेट तो किताबों में है ही नहीं ना। मैं एसेट फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा हूं। नॉन करंट और करंट एसेट में लीज रिसीवेबल जरूर आएंगे, मैं एसेट फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा हूं। चलें जी, एसओएफपी। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आता था? लीज ऑब्लिगेशन। और नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा? लीज रिसीवेबल। उल्टी करनी है ना इधर सिर्फ आपने, यार हद हो गई। करंट एसेट्स बोले करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल। 30 जून 14 की बैलेंस शीट बनाने के लिए बड़े भाई, 30 जून 14 की बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं 30 जून 14 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाऊंगा। बड़े भाई ने कहा तो ये 5-6 दिन से क्या हुआ है? नहीं भाई मुझे लाइन लगाने दो। अच्छा पर नहीं, मुझे सीए में डाला है तो मुझे लाइन लगाने दो। इधर रो क्यों रहे? नहीं मुझे नहीं। ये 30 जून 14 की पेमेंट के नीचे लाइन लग गई, तो 30 जून 14 के लिए
करंट क्या है? 4.8 जो बोला था ना, वो जरा मुझे बताएं कौन है वो बंदा, बताएं। मैंने सीरियसली सोचा हुआ था जूता उतारना है, मैं जूता उतार के मारना है। 4.8 कौन बोला है? 30/14 के लिए करंट क्या है? 30/15 और नॉन करंट 30/16 और 30/17। तो 4.8 उठा लें, 16.69 उठा लें, नहीं पसंद आता तो इन दोनों का डंकी की तरह टोटल कर दें जी। करंट पोर्शन 16.69। अच्छा, ये वैसे मैंने आपको कभी इस तरह बताया नहीं, लेकिन आप एक चीज जरा फोकस करें। असल में ना ये रिसीवेबल है, ये इसका करंट पोर्शन है और ये इसका नॉन करंट पोर्शन है, ऐसा ही है ना? अच्छा जी, आगे चलें जी। 30/15 की बैलेंस शीट बनाने के लिए लाइन लगा देनी, यार ये गलत बात है, लाइन लगा दें। 30/15 की बैलेंस शीट बनाने के लिए लाइन लगा दें। 30/15 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 30/15 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। बिस्मिल्लाह। ये किस में चला जाएगा? और ये गाय या ये गाय नॉन करंट में चला जाएगा। उठा लें, दोनों ही गाय हैं। 5.4623। अब ऐसे बॉल पॉइंट उछालें। अच्छा, मतलब ये कि बैलेंस शीट खत्म हो गई। घर में भी इसी तरह करना है आपने। मतलब ये कि बैलेंस शीट, उधर देखें, बैलेंस शीट खत्म हो गई। अच्छा, होमवर्क के लिए सवाल देख लें। क्या पसंद करेंगे? लेसी पसंद करेंगे? लेसर? लेसर पसंद करेंगे, ठीक है। साथ क्या हो जाए? प्रैक्टिस का क्वेश्चन 8 का 1 और 9। अभी मैं जरा सवाल भी निकाल के दिखा दूं। 8 का 1 और 9 सवाल निकाल के दिखा दूं, फिर आप ऐसे ना कहें हम क्लास में आए और हमें ज़ियारत नहीं कराई। मोहतरम, तसल्ली से देख लें। 8 का 1 फेयर वैल्यू, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट रेट, इंस्टॉलमेंट, सिर्फ आपने GI, NI और अनअर्न्ड निकालनी है, कोई सवाल सॉल्व नहीं करना आगे। 2 से 3 मिनट का ये होमवर्क। 8 का 1 सिर्फ, पूरा 8 ना करने लगेगा पागलों की तरह। और क्वेश्चन 9 में एंट्रीज कर लेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे। नोट नहीं बनाना सिखाया मैंने लेसर का, मैच्योरिटी एनालिसिस वगैरह ही होगा, लेकिन थोड़ी तफसील है। तो नोट मैंने भी नहीं बनाया, आपने भी नहीं बनाना, और मेरी बात भी ना सुने और जाएं।